साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हमेशा की तरह ये उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश का जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है उसका यूनिट 10 है, उसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। हमने उसमें जो कमीशंस हैं, जो आयोग हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। हमने आज से पहले की क्लासेस में सबसे पहले हमने भारत निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ा, फिर राज्य निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग और उसके बाद हमने देखा संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, फिर हमने राज्य लोक सेवा आयोग और साथ में मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में देखा। हमने सीएजी के बारे में पढ़ा, हमने नीति आयोग के बारे में देखा। हम लगभग इन टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज हम उसी सीरीज में, उसी कड़ी में हम पढ़ेंगे मानव अधिकार आयोग के बारे में, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और साथ में चर्चा करेंगे राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में, और स्पेसिफिक जो स्पेशल है हमारा मध्य प्रदेश का राज्य मानव अधिकार आयोग, उसके बारे में बेसिक फैक्ट की चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज पढ़ना शुरू करते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में। हम देखते हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कैसी संस्था है, इसकी वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है, इन सब के बारे में, क्या इसका प्रावधान है, कैसे ये काम करते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में विस्तार से हम पढ़ेंगे। आइए हम चर्चा करना शुरू करते हैं, पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो मानव अधिकार आयोग ये एक संवैधानिक निकाय है। मानव अधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। तो अभी तक जब से हम रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं तो आप तो ये समझ ही गए होंगे कि संवैधानिक निकाय या संवैधानिक निकाय ये क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं कि मानव अधिकार आयोग संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, इसका मतलब ये है, ये संवैधानिक नहीं है, मतलब भारतीय संविधान के किसी विशेष भाग या विशेष आर्टिकल में इसका मेंशन नहीं किया गया। अब ये क्यों संवैधानिक निकाय है, इसके बारे में चर्चा करें। ये क्यों ऐसा है? तो ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 में आया, उसी के तहत ये गठित निकाय है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा गठित निकाय है ये। कौन? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार आयोग कैसे काम करता है, कि कैसी इसकी संरचना है, इसे पढ़ने के पहले हम ये देखें कि आखिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो साथियों, मानव अधिकार संरक्षण के लिए, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, उसके पैदा होने के साथ ही उसको कुछ मानवीय अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। तो हम समझे कि मानव अधिकार क्या होते हैं। मानव अधिकार किसी भी व्यक्ति के स्वतंत्रता, समानता और उसके सम्मान का अधिकार जो है वो मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे अधिकार हैं। इसकी प्रासंगिकता की अगर बात करें कि इसका इस बारे में चर्चा कब से प्रारंभ हुई, तो बहुत दिनों पहले इसकी चर्चा जब हुई तो संयुक्त राष्ट्र संघ में एक जो 1948 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के द्वारा ये तय किया गया, कुछ लगभग 30 आर्टिकल के तहत, कि ये जो अधिकार हैं वो मानव अधिकार के अंतर्गत आते हैं। वैसे जो भी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे हमारे जीने का अधिकार, ये एक मानव अधिकार है। किसी भी संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों से पहले जो अधिकार जन्मजात किसी भी व्यक्ति को मिलते हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं। अब हमको जब मानव अधिकार पता होंगे तो उसके संरक्षण की बात कैसे हो, उसको संरक्षण के लिए एक संस्था हो। अगर कभी मानव अधिकार के हमारा हनन होता है तो हम कहाँ जाएं, किस संस्था से बात करें, कहाँ हम शिकायत करें, इन सब के बारे में जब विचार विमर्श हुआ तो लगा कि एक ऐसी संस्था होनी चाहिए। और उस संस्था के बारे में जिक्र क्या हुआ कि एक मानव अधिकार आयोग का गठन भारत में होना चाहिए। उसी को लेकर के जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम लाया गया 1993 में, और उसी के तहत गठित हुआ हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। आइए अब हम पढ़ते हैं कि ये कैसे, कितने स्तर हैं, क्या इसकी संरचना है और ये कैसे काम करता है। हम देखते हैं मानव अधिकार आयोग के बारे में। तो अगर राष्ट्रीय स्तर की बात करें, अगर हम पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो उसमें राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग काम करता है। राष्ट्रीय स्तर में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग काम करता है। उसी प्रकार राज्य स्तर की अगर बात करें तो राज्य स्तर में राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। जिला स्तर में अगर मानव अधिकार
का उल्लंघन हो रहा है तो मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए क्या किया गया, जिला स्तर पर मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की गई। आइए हम आगे देखते हैं मानव अधिकार आयोग के बारे में। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई, तो स्थापना की अगर हम बात करें तो 12 अक्टूबर 1993, और ये किसके तहत हुई, हमने इसके बारे में चर्चा करी कि ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की जो 1993 की है उसकी जो धारा सेक्शन 3 के तहत क्या किया गया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया। साथियों, जब हम पढ़ते हैं और अगर आपको लगता है कि इसकी स्लाइड की उपयोगिता है, ये आपको जरूरी है, तो जब मैं किनारे होता हूं आप इसके स्क्रीनशॉट रख सकते। ये एक ऐसा निकाय है, ये एक सांविधिक या गैर संवैधानिक निकाय है। इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है, आपको इसके बारे में बेहतर अंतर करना अभी तक में आ चुका होगा। सांविधिक निकाय से तात्पर्य यही है कि ये किसी न किसी अधिनियम के द्वारा लाया गया है, संविधान में इसका कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। जब संविधान लागू हुआ या उसके बाद ऐसा संविधान में वर्णन नहीं किया गया। गैर संवैधानिक निकाय है ये। आयोग देश में मानव अधिकारों का प्रहरी है। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है वो किसी भी व्यक्ति के लिए मानव अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रहरी की तरह काम करता है, हमारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। अब हम आगे देखते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की संरचना। इसकी संरचना क्या है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में कौन कौन लोग काम करते हैं, कितने सदस्यीय निकाय है, इन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इनकी संरचना में एक अध्यक्ष है और उसके बाद अन्य सदस्य हैं। अब इनमें कितने सदस्य हैं, कौन कौन इसके सदस्य बन सकते हैं, उन सब के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अध्यक्ष कौन बन सकता है, अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता है, अध्यक्ष किसको बनाया जा सकता है, उसके बारे में। अध्यक्ष जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट का कोई सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होता है और वो मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है। अध्यक्ष वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त रिटायर्ड न्यायाधीश या कार्यरत न्यायाधीश हो। उनमें न्यायाधीश ही नहीं मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है। अब सदस्य कौन कौन होगा, तो एक अध्यक्ष कितना होगा, एक अध्यक्ष। तो हमने चर्चा करी कि एक अध्यक्ष होगा और वो अध्यक्ष कौन होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड सेवानिवृत्त न्यायाधीश या कार्यरत न्यायाधीश या उनमें रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है। अब हमने देखा कि एक अध्यक्ष इसमें होगा। अब अगर हम सदस्यों की बात करें कि इसमें कितने सदस्य, इस आयोग में कितने सदस्य काम करते हैं, तो सदस्य में आइए देखते हैं। पूर्णकालिक सदस्य, कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और ये कितने होते हैं, ये 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। और वो 5 कौन कौन होते हैं, तो एक सदस्य तो वो होगा जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या कोई कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो सकता है। तो एक तो ये हो गए। एक सदस्य उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट का न्यायालय का कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होगा। और 3 अन्य लोग होते हैं, और 3 अन्य सदस्य होते हैं जो मानव अधिकार से संबंधित विशेष अनुभव रखते हैं या मानव अधिकार से संबंधित ज्ञान रखते हैं, उनको कार्य करने का अनुभव है। ऐसे 3 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम पूर्णकालिक सदस्यों की बात करें तो 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और 7 पदेन सदस्य होते हैं। 7 पदेन सदस्य होते हैं और उन 7 पदेन सदस्यों में कौन कौन होता है, तो देखें, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय जो हमारा अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय ओबीसी वर्ग का पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक मुख्य आयुक्त होगा। इस तरह कुल मिला के ये 7 पदेन सदस्य होते हैं।
और एक सेक्रेटरी जनरल होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कितने सदस्यीय निकाय है, तो आप बताएंगे कि वो 13 सदस्यीय निकाय है। उसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य होते हैं। कई बार क्वेश्चन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन पदेन सदस्यों में से कौन सा शामिल नहीं होता, तो आप याद रखें, अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष, उसके बाद बाल संरक्षण आयोग का अध्यक्ष, अनुसूचित जाति आयोग का, अनुसूचित जनजाति आयोग का और पिछड़ा वर्ग आयोग का, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए और महिला आयोग का अध्यक्ष इसमें शामिल होता है पदेन सदस्यों। तो आपने इसको देख लिया विस्तार से। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति। आयोग के इन जो अध्यक्ष हैं और जो सदस्य हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इनकी जो नियुक्ति होती है वो एक समिति के तहत होती है और उस समिति का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री जी होते हैं। उसमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमने आपको बताया कि इनकी जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर होती है और जो वो राष्ट्रपति जी समिति गठित करते हैं उसका जो अध्यक्ष होता है वो पीएम की अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में समिति गठित होती है। समिति में शामिल कौन कौन लोग होते हैं, तो हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति यहाँ कर लीजिए, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता, ये लोग होते हैं। तो ये कितने लोग होते हैं, 6 लोग। 6 समिति में 6 लोग शामिल होते हैं। एक अध्यक्ष, एक लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष में प्रधानमंत्री जी होंगे, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा में विपक्ष का नेता। इनके द्वारा जो समिति गठित की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, उस समिति में इन सब लोग शामिल होते हैं और इन्हीं की सिफारिश पर क्या होता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होती है। अब हम आगे देखते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल एवं सेवा शर्तों के बारे में अगर बात करें कि इनका कितना कार्यकाल होता है, इनकी सेवा शर्तें कैसी होती है, इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, इन सब के बारे में आइए देखते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। इसमें जो भी पहले हो जाए तब तक के लिए होगा। उसके बाद आयोग के अध्यक्ष प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप ठीक कर लें। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। ये आप याद रखें कि ये जो मानव अधिकार आयोग है इसमें के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं ये पुनर्नियुक्ति के पात्र हो सकते हैं अपने पद पर। सेवानिवृत्ति के पश्चात रिटायर होने के बाद ये आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई भी लाभ का पद धारण करने के योग्य नहीं होंगे, अर्थात किसी भी प्रकार के लाभ का पद धारण नहीं कर सकते। वेतन भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण, उसका निर्धारण कौन करता है, तो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, चाहे इनके वेतन भत्ते हों या अन्य सेवा शर्तें। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के बाद इनमें किसी भी प्रकार का चाहे वेतन भत्ते हों या अन्य सुविधाएं हों उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। आइए आगे देखते हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का एक संक्षिप्त और महत्वपूर्ण परिचय हम लोग देख लेते हैं स्लाइड के थ्रू। स्वरूप क्या है इसका, तो संविधिक स्वरूप है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो स्वरूप है वो संविधिक प्रकार का है। गठन की अगर बात करें तो गठन के कब हुआ, तो 12 अक्टूबर 1993 को गठन हुआ और ये किसके तहत हुआ, वो जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आया उसके द्वारा। कार्यालय की अगर बात करें नई दिल्ली में है। संरचना की बात करें कि इसमें कितने लोग शामिल होते हैं, तो एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 7 पदेन सदस्य शामिल होते हैं, अर्थात ये एक बहुसदस्यीय निकाय है।
अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति हमने चर्चा कर ली कि इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की सिफारिश पर कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल की अगर बात करें तो 3 वर्ष या 70 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। रिपोर्ट की अगर बात करें कि ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देते हैं, तो ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं? केंद्र सरकार को सौंपते हैं। प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें कि प्रथम अध्यक्ष कौन है, तो न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जी इनके प्रथम अध्यक्ष रहे हैं राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के। वर्तमान अध्यक्ष की अगर बात करें कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्र जी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं। त्याग पत्र या हटाया जाना। अब इन सब के बाद त्याग पत्र किसे देंगे? ये अगर अध्यक्ष सदस्यों को लगे कि हमको त्याग पत्र देना है अपने कार्यकाल के दौरान सेवानिवृत्ति से पहले, तो ये किसको देंगे? अगर इन किसी भी सदस्य या अध्यक्ष को हटाने की बात आए तो कौन हटा सकता है, इनके बारे में बात करते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्य का जो त्याग पत्र है वो राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रपति इनको हटा सकता है। जो त्याग पत्र देने और हटाने की बात है तो राष्ट्रपति हटा सकता है अध्यक्ष व सदस्यों को। और वो कैसे हटाएगा? यदि वह दिवालिया हो गया हो। दिवालिया हो गया हो इससे तात्पर्य है आर्थिक स्वरूप से कि अगर आपने किसी भी निगम से या किसी भी व्यक्ति से आपने आर्थिक रूप से उधार ले रखा है और आप उसको चुकाने के लिए सक्षम नहीं हैं, आपको किसी कोर्ट ने दिवालिया घोषित कर दिया हो, तो उस समय राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। लाभकारी पद धारण कर लिया हो, मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम हो गए हों अपने पद के कार्य निर्वहन में, न्यायालय द्वारा दोषी या सजा याफ्ता कर दिए गए हो, राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी हटा सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति जी ऐसे इसको नहीं हटाते, इनको नहीं हटाते। वो क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जांच की प्रक्रिया के तहत अगर न्यायालय को ये लगता है कि इनको हटाया जाना चाहिए तो उसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर। आयोग के कार्य। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग क्या काम करता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का क्या काम है उसके बारे में देखते हैं। स्वतः संज्ञान से, ये किसी भी मामले को अगर इसको लगता है, आयोग को लगता है कि किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उसका हनन हुआ है, तो वो स्वतः संज्ञान ले सकती। शिकायत के आधार पर अगर पीड़ित ने शिकायत करी है या पीड़ित ने नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति ने, किसी अन्य व्यक्ति ने भी शिकायत करी है, तब भी आयोग उसमें कार्रवाई कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है। मानव अधिकार उल्लंघन संबंधी मामलों की जांच करने का काम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग करता है। लोक सेवकों द्वारा किए जाने वाले मानव अधिकार हनन से संबंधित मामलों की जांच कौन कर सकता है? तो वो मानव अधिकार आयोग। जन जागरूकता पैदा करने का काम मानव अधिकार आयोग का है। मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत जो गैर सरकारी संगठन हैं उनसे भी सहयोग प्राप्त करना तथा उनके प्रयासों की सराहना करना तथा उपाय सुझाने का काम किसका है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। इस तरह तमाम बहुत सारे कार्य हैं, चाहे वो जेल और बंदी गृहों में बंद लोगों के मानवाधिकारों का संरक्षण की बात हो, समय समय पर वहां जाना और उनका देख रेख करना कि क्या उनको प्रॉपर मानव अधिकार उपलब्ध हो पा रहे हैं, उन सब की समीक्षा करना, जांच करने का काम किसका है? मानव अधिकार आयोग का। आतंकवाद जैसे उन तमाम मुद्दों की समीक्षा करना, अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करने का काम किसका है? तो वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का है। मानव अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय संधियों, दस्तावेजों का अध्ययन कर उनको प्रभावशाली कैसे बनाया जा सके, उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सके, इन सब का काम करने का काम, इन सब कार्यों को संपूर्ण करने का काम किसका है? किसकी जिम्मेदारी है? वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत आती है। अब हम आगे चर्चा करते हैं। रिपोर्ट या प्रतिवेदन। ये वार्षिक रिपोर्ट अपनी किसको देता है? वार्षिक रिपोर्ट या अपना प्रतिवेदन किसको सौंपता है?
तो वार्षिक रिपोर्ट ये अपनी किसको देता है? केंद्र सरकार को सौंपता है, तथा कई बार जो राज्य से संबंधित मामले होते हैं तो संबंधित राज्य को भी ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है और फिर केंद्र सरकार उसको संसद में रखवाती है, राज्य सरकार विधानमंडल में उसको रखवाती है। आयोग की शक्तियों की अगर हम बात करें कि आयोग की शक्तियां कितनी हैं, तो आयोग की जो शक्ति है वो उसकी अधिकारिता सिविल न्यायालय के समान है। ये किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकते हैं और उसने जो शपथ ली है, उसने जो ये माना है, जिस शपथ के तहत वो अपने पद पर बना हुआ है, उसको वो पूछताछ के लिए बुला सकती है, शपथ की जांच कर सकती है। ये भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को समन जारी कर सकती है। प्रकृति इसकी न्यायिक प्रकार की है। केंद्र या राज्य सरकार से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट को मांग सकता है कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। शपथ पत्र के आधार पर गवाह को बुला सकता है तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए इनके पास शक्ति है। सार्वजनिक रिकॉर्ड की जांच कर सकता है। ये किसी भी सरकारी संस्था या गैर सरकारी संस्थाओं से आंकड़े मंगवा सकता है, रिपोर्ट मंगवा सकता है और उनके कागजातों को सर्च कर सकता है। अगर हम देखें आयोग की सीमाएं, किसी भी आयोग की सीमाएं कहां तक हैं, उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम का समय हुआ हो। कार्य जो भी है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो भी कार्य है वो सलाहकारी प्रकृति का है। ये किसी भी सरकार या अधिकारी पर बाध्यकारी नहीं है। इसकी प्रकृति सलाहकारी प्रकृति की है आयोग की, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की। सशस्त्र बल द्वारा अगर मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो वहां आयोग की शक्ति एक सीमित दायरे तक ही है। मानव अधिकार उल्लंघन करने वाले दोषी को आयोग दंड का अधिकार नहीं है। आयोग को दंड देने का अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति को दंड देने का अधिकार आयोग नहीं रखता। पीड़ित को आर्थिक सहायता भी नहीं दे सकता। मुआवजे जैसी बात पीड़ित के लिए आयोग नहीं तय कर सकता, अर्थात ये किसी प्रकार का आर्थिक सहयोग पीड़ित को नहीं दे सकता। इसकी अधिकारिता आयोग नहीं रखता। अब हम आगे बढ़ें और देखते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग, और हम देखेंगे मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में। राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा सेक्शन 21 के तहत किया गया है। किस सेक्शन के अंतर्गत? क्वेश्चन में आपके पूछा जाता है कि जो राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन है वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की किस धारा के तहत है? तो धारा 21 के तहत उसका गठन किया गया है राज्य मानव अधिकार आयोग का। राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्य व शक्तियां राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समान ही होती हैं, लेकिन ये राज्य में इतने सारे मामले होते हैं कि ये राज्य तक ही सीमित रह जाता है। इसकी प्रासंगिकता राज्य तक ही सीमित रहती है। अभी तक अगर वर्तमान में बात करें तो 26 राज्यों में भारत में मानव अधिकार आयोग का गठन किया जा चुका है। राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना की जा चुकी है। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 13 सितंबर 1995 को की गई थी। अच्छी बात है, मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेश में स्थापित है। मध्य प्रदेश में मानवों के अधिकार के लिए समय समय पर कार्य करना है, समय समय पर सिफारिश करता है सरकार से कौन? राज्य मानव अधिकार आयोग। कार्यालय इसका कहाँ है? तो कार्यालय भोपाल में है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है, और पर्यावास भवन नाम है इसके कार्यालय का। अगर ध्येय वाक्य की हम बात करें कि राज्य मानव अधिकार आयोग मध्य प्रदेश का जो है उसका ध्येय वाक्य क्या है, तो उसका ध्येय वाक्य है हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार हैं। इसके बारे में आगे देखते हैं आयोग की संरचना कैसी है। मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग की संरचना कैसी है? तो ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। ये बहुसदस्यीय निकाय है तो इसमें कितने लोग शामिल होते हैं, कौन कौन लोग शामिल होते हैं, आइए देखते हैं। इसमें जो एक अध्यक्ष होता है वो अध्यक्ष कौन बनता है? तो अध्यक्ष हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य कोई भी न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बन सकता है। अब 2 सदस्य होते हैं। ये 3 सदस्यीय निकाय है, इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं।
2 सदस्य कौन कौन होते हैं, तो आइए देखते हैं। एक सदस्य तो वो होगा जो हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होगा, और एक अन्य जो सदस्य है वो राज्य का कोई जिला न्यायाधीश जो 7 वर्ष का अनुभव रखता हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जिसे मानव अधिकारों का विशेष ज्ञान हो, वो भी हो सकता है। इस तरह ये 3 सदस्यीय निकाय का गठन होगा। अब हम आगे देखें, अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश राज्य मानव अधिकार आयोग के एक संक्षिप्त परिचय के बारे में। देखते हैं कि ये कैसा निकाय है, क्या इसकी व्यवस्था है। स्वरूप की अगर हम बात करें तो ये भी सांविधिक स्वरूप है, और सांविधिक स्वरूप का आप कारण जानते हैं कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो 1993 में गठित हुआ, उसकी सेक्शन 21 के तहत इसका गठन किया गया है। स्थापना की अगर बात करें तो 13 सितंबर 1995 में इसका स्थापना हुई, इसका गठन हुआ। कार्यालय की अगर बात करें, पर्यावास भवन भोपाल में है। संरचना की बात करें तो ये बहुसदस्यीय निकाय है, हमने बात कर ही ली है। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। नियुक्ति इसकी राज्यपाल करते हैं, लेकिन राज्यपाल एक चयन समिति के द्वारा करते हैं। हम चयन समिति में कौन लोग शामिल होते हैं उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक के लिए होता है। सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। रिपोर्ट ये किसको प्रस्तुत करता है, तो रिपोर्ट ये वार्षिक रिपोर्ट अपने राज्य सरकार को देता है। प्रथम अध्यक्ष की अगर बात करें तो हबीबुल्लाह प्रथम अध्यक्ष थे, और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र कुमार जैन जी वर्तमान में कहाँ, राज्य मानवाधिकार आयोग मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं। तो हमने कहा कि नियुक्ति जो होती है, चाहे अध्यक्ष और सदस्य हों, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो इनकी नियुक्ति एक समिति के द्वारा की जा सकती है, राज्यपाल के द्वारा गठित समिति की द्वारा की जाती है। और उस समिति में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति, राज्यपाल समिति गठित करते हैं, जिनकी अध्यक्षता कौन करता है, तो अध्यक्षता मुख्यमंत्री जी करते हैं। अब समिति में और कौन कौन लोग शामिल होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। हमने चर्चा करी कि मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं, तो अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री जी हैं। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, और विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष है, और कई राज्यों में, जैसे लगभग हमारे भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो वहाँ विधान परिषद का नेता और जो उसके विपक्षी दल का नेता है वो भी शामिल होते हैं। तो इस तरह हमारे जो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हैं उनकी नियुक्ति समिति का प्रावधान किया गया है। हाई कोर्ट का जिला न्यायालय के कार्यरत कहता है कि हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय किसी भी राज्य का या जिला न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश को अगर आप हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही आयोग में नियुक्त कर सकते हो। ऐसी संवैधानिक इसमें ऐसे कानून और ऐसी प्रक्रिया के बारे में बात करता है। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कार्यकाल और सेवा शर्तों के बारे में। कार्यकाल कितना है, राज्य मानव अधिकार आयोग के आखिर अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना है, तो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं, ये पुनर्नियुक्ति के पात्र, किसी नियोजन के पात्र नहीं है। ये किसी भी राज्य सरकार में किसी नियोजन के पात्र नहीं हो सकते। या कहने का मतलब ये है कि जब ये सेवानिवृत्त हो जाएंगे किसी भी राज्य सरकार में, ये किसी भी प्रकार का लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। त्यागपत्र ये राज्यपाल को अपना देते हैं। वेतन भत्तों और सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता इसमें। जब भी अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त किया जाएगा उस समय जो वेतन भत्ते थे या अन्य जो सेवा सुविधाएं थी इनकी, उसमें किसी भी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। पद त्याग और पद से हटाया जाना।
अगर इनको अपना पद त्यागना है और इनको अगर पद से हटाया जाना है, उसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, ये किसे अपना त्याग पत्र देंगे या किसे के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो ये त्याग पत्र किसको देंगे, तो इनकी नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, तो ये त्याग पत्र भी राज्यपाल को ही देंगे। लेकिन कार्यकाल के दरमियान अगर हटाने का अधिकार है तो वो केवल और केवल राष्ट्रपति जी को है। और हटाने के लिए क्या कहा गया है कि जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया के तहत इनको भी हटाया जाएगा। और उनको हटाने की प्रक्रिया आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद ही उनको हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। प्रक्रिया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने वाली वही प्रक्रिया होगी। सदस्य को अध्यक्ष पर पुनर्नियुक्ति कौन कर सकता है, अगर कहीं लगता है राज्यपाल को कि अध्यक्ष के जगह पर किसी सदस्य को नियुक्त करना है तो वो राज्यपाल कर सकते हैं। हटाने की परिस्थितियां क्या होंगी, किन परिस्थितियां बस इनको राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं, तो वो परिस्थितियां होंगी दिवालिया होना, ये किसी कोर्ट द्वारा, किसी न्यायिक कोर्ट द्वारा इन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया, या किसी प्रकार का इन्होंने लाभ का पद धारण कर लिया, मानसिक या शारीरिक रूप से ये अपने कार्य के लिए अक्षम हो गए हों, सक्षम ना हो, दोषी या सजा याफ्ता, किसी न्यायालय ने इन्हें दोषी करार दिया हो, उस स्थिति में राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं सदस्यों को सिद्ध कदाचार या क्षमता के आधार पर हटा सकते हैं। और वो कैसे हटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के जांच के बाद। आइए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आयोग के कार्य। आयोग कार्य क्या करता है उनके बारे में देखते हैं। तो मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करने का काम कौन करता है, आयोग करता है, राज्य मानव अधिकार आयोग करता है। जेलों व बंदी गृहों में जाकर वहां की स्थिति को जांचना और वहां जो बेहतर हो सके उन उपायों की सिफारिश करने का काम भी कौन करता है, राज्य मानव अधिकार आयोग। ये तय करता है कि वहाँ जो लोग हैं उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन ना हो, उनको अपने मानव अधिकार का एक प्रकार से निर्वहन हो, मानव अधिकारों का उनको व्यवस्थित किया जा सके। अब हम देखते हैं मानव अधिकारों की रक्षा तथा प्रभावी क्रियान्वयन करने का काम। जैसे कि हमने बताया कि उनको प्रभावी क्रियान्वयन कराने का काम कौन करता है, राज्य मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकारों के प्रति लोगों में चेतना जागृत करने की जागरूक हो, लोगों को जागरूक करने का काम तथा उनके संरक्षण और प्रोत्साहन करने का काम कौन करता है, तो वो करते हैं राज्य मानव अधिकार आयोग। आयोग की कार्यप्रणाली, आयोग की कार्यप्रणाली कैसी है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। दीवानी न्यायालय की शक्ति है आयोग के पास। आयोग के पास सिविल न्यायालय की शक्ति है। 1 वर्ष की अवधि के भीतर के मामलों को ही आयोग जांच सकता है, उसमें संज्ञान ले सकता है। कार्य सलाहकारी प्रकृति का होगा। कार्य किसी भी अधिकारी या किसी भी संस्था पर बाध्यकारी प्रकृति का नहीं होगा, सरकार पर बाध्यकारी नहीं होगा, ये एक सलाहकारी प्रकृति का होगा। दंड या मुआवजा देने का अधिकार आयोग के पास नहीं है। राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी, यहाँ राज्य कर लेते हैं अपन, राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। हमने इसके बारे में पहले ही चर्चा कर ली है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं रिपोर्ट। अगर हम रिपोर्ट की बात करें कि ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है, तो वार्षिक व विशेष रिपोर्ट ये राज्य सरकार को सौंपता है और राज्य सरकार उसे विधानमंडल में रखवाती है, सदन के सामने रखवाती है। मानव अधिकार न्यायालय, अब हमने बात करी थी कि जिला स्तर पर मानव अधिकार न्यायालय का गठन किया जाता है। तो मानव अधिकार न्यायालय का गठन कैसे किया जाता है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के सेक्शन जो 30 है उसके तहत क्या मानव अधिकार न्यायालय का गठन जिला स्तर पर किया जाता है। स्थापना राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और राज्य सरकार कैसे कब करेगा? जब हाई कोर्ट मतलब संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। उद्देश्य क्या है? मानव अधिकार के जो हनन के मामले हैं उनके त्वरित निराकरण के लिए मानव अधिकार न्यायालय का गठन किया जाता है। ऐसा प्रत्येक जिले में किया जाता है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली।
राज्य सरकार प्रत्येक न्यायालय में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है। और विशेष लोक अभियोजक किसे नियुक्त करती है? उनको नियुक्त करती है जिनके पास 7 वर्ष का अनुभव हो। विशेष लोक अभियोजक कौन बनेगा? 7 वर्ष का वकालत कर अनुभव रखने वाला व्यक्ति विशेष लोक अभियोजक बन सकता है। तो साथियों, हमने देखा, हमने पढ़ा क्या मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, और उसके बाद हमने देखा राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में। हमने विस्तार से डिटेल में पढ़ा और हमने लगभग सभी प्रकार के फैक्ट, सभी प्रकार के तथ्यों के बारे में हमने चर्चा करी। हमने विस्तार से पढ़ा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य क्या, इनकी व्यवस्था है, कैसी इनकी संरचना है, कौन नियुक्त करता है, कौन हटाता है, क्या कार्य है इनका, कितनी सीमाएं हैं, क्या शक्तियां हैं, इन सब के बारे में हमने चर्चा कर ली। हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में पढ़ा। चूंकि आपके सिलेबस में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग मेंशन है, राज्य मानव अधिकार आयोग के बारे में उतने डिटेल में मेंशन नहीं है, तब भी हम अगर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं तो हमने मध्य प्रदेश का जो राज्य मानव अधिकार आयोग है उसके बारे में हमने चर्चा करी। हमने जिला स्तर पर जो मानव अधिकार न्यायालय हैं हमने उनके बारे में भी पढ़ा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्लास, ये जो आपके लिए लेक्चर आपकी तैयारी में, आपकी पढ़ाई में फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। आप अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं, पढ़ते रहें और संघर्ष करते रहें। संघर्ष ही सफलता की एक सबसे अनोखी कड़ी है। आप वहां तक, अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। आज के लिए इतना ही। हम इसके आगे इसके MCQ लगाएंगे। हम फिर MCQ के तहत अपनी तैयारी को परखेंगे, जांचेंगे कि हमको चीज़ें कितनी याद हैं। हम मिलते हैं अगली क्लास पर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहें, याद रखें आप कंपटीशन कम्युनिटी टीम के साथ जुड़े रहें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।